चलो रिकॉर्डिंग चालू हो गई बाद में। ओके, सो हमने लास्ट क्लास में लीस्ट स्क्वायर एस्टीमेट देख लिया था और लीस्ट स्क्वायर एस्टीमेट्स के बाद हमने अननोन पैरामीटर्स जो थे वो एस्टीमेट कर लिए थे। वी आर इन सब सिंपल फार्मूला फॉर ऑल दोस टर्म्स एंड यूजुअली सिंपल अगर हमारे पास लीनियर रिग्रेशन है और यूनिवेरिएट बाईवेरिएट केस है तो हमको ज़्यादा मशीन लर्निंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे पास सिंपल फार्मूलेस अवेलेबल हैं और इन सिंपल फार्मूले से हम वैल्यूज पैरामीटर एस्टिमेट कर लेते हैं। हम फोकस कर रहे थे इस केस पर जो हमने यहाँ पर कंसीडर करा था। मेरा फिगर कहाँ गया? बेसिक अजम्पशंस जो हमने यहाँ करा था, दिस इज हमने अज्यूम करा था कि व्हाट इज द वेरिएंस ओवर हियर। सो ये वेरिएंस हमको कैलकुलेट करना है ताकि हमको पता चलेगा कि हमारा ये जो अननोन पैरामीटर या जो y की लाइन हम जो खींच रहे हैं वो y की लाइन हमारी कितनी सही जा रही है, अगर इस रीजन में जा भी रही है तो कितनी आगे पीछे जा रही है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट what is the variance of this unknown parameter available here. So we'll start by identifying our SS residual, that is squared sum of residual. So square sum of residual हमने निकाला था, but this is the original value minus the predicted value of y. So this is a predicted value of y. So but I can write over here is like so it is being replaced by my y hat I. Fine. So this is my residual formula. So this y hat is being replaced by this is beta naught plus beta 1 hat into xi whole square. So next when solving these equations what we'll get is हम जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सो दिस इज वाई स्क्वायर और दिस बीटा नॉट को अगर मैं रिप्लेस करूँ तो मेरा बीटा नॉट का फॉर्मूला था दिस इज बीटा नॉट हैट इज इक्वल्स टू दिस इज वाई बार माइनस समथिंग लाइक बीटा 1x एंड सो ऑन। सो इसको मैं वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर दूंगा, दिस इज बीटा 1x। सो यहाँ मैं इसको रिप्लेस करूँगा। सो व्हाट विल इट रिफ्लेक्ट्स इज दिस इज एस एस sum of squared y's. So ssy, ये y थोड़ा गलत हो गया, so you can remove this y over here, and this is sorry not this y, this s. So this is variance of y and the syy and माइनस बीटा 1 स्क्वायर एक्स एस एक्स एक्स। ये हम लोगों ने पिछले सेमेस्टर में देख लिया था, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम कैलकुलेट करते हैं। सो वी आर टेकिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस एस एस रेसिडुअल। जो हमारे पास जो एस एस रेसिडुअल आ रहा था, मतलब ये जो यहाँ पे हमारे पास हमने रेसिडुअल कैलकुलेट करा था, इस रेसिडुअल का एक्सपेक्टेशन क्या है, मतलब इसका मीन कहाँ है, इसका मीन कितने आसपास पे आना चाहिए, मतलब दिस इज एक्सपेक्टेशन एंड दिस इज डिवाइडेड बाय मीन। सो ये एक्सपेक्टेशन यूजुअली हम ये मान के चलते हैं। so sorry, this is not residual. Yeah, so what is the expectation of this SS residual? So these are our SS residual. So what is the expectation of this? So we'll go by dividing this by n. So what is the expectation, मतलब ये कितना ज़्यादा आगे पीछे जा रहा है। So what we have done over here is that we add penalty and remove the magnitude over here. So एक मैग्नीट्यूड के लिए हमने स्क्वायर लगा दिया था, देन पेनल्टी भी लगाने के लिए स्क्वायर लगाया था। सो दिस इज व्हाट वी हैड डन इन द लास्ट क्लास। So this is our expectation. So this expectation is just equals to my expectation of this sy. This is my variance of y minus beta 1 into variance of s, variance of s. Fine. So अब sy को हम खोलना चालू करें तो what is this? This is yi minus y bar whole square. This is an expectation. This y bar is just mean of y. That is what we can write over here is this is summation of yi upon n. So this is my y bar. So this is our y bar, जो y bar यहाँ से हमारे पास आया था जब बीटा नॉट को रिप्लेस करा था। So this is simply just an mean of y, output y. So हम फिर हमारा एक्सपेक्टेशन को एक्सपांड कर रहे हैं। सो एक्सपेक्टेशन इज जस्ट इक्वल्स टू माय, इसको हमने खोला। सो दिस इज y बार इज अगेन इन सम रैंडम वेरिएबल्स, तो हमने यहाँ पर ले आया। देन समेशन, क्योंकि ये दिस वाइज समेशन को खोला है तो समेशन को जैसे ही खोलेंगे हमारे पास y बार आएगा। दिस आर द सिंपल एंटिटीज एंड द
term, that is yi in yi 2 minus 2 yi y bar, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा क्योंकि इनके बीच में कोई कोवेरियंस नहीं है. दिस इज एन वेक्टर एंड दिस इज एन सिंपल कांस्टेंट टर्म, सो इनका वेक्टर हमको जीरो ही देगा. नेक्स्ट, सो फॉर्मूला हमारे पास आ गया. दिस इज n टाइम्स y बार इनटू द समेशन ऑफ yi's का होल स्क्वायर. Then next, so what is this summation of yi's? So this is as just formula. So ssyi equals to, this is summation, this is sigma square. So this is my sigma square into summation of beta 1 into beta I hat whole square minus this is sigma square beta naught beta 1 square. So this is my y bar and this is my syy. इसका कैलकुलेशन हमने लास्ट सेमेस्टर में कर लिया था, तो इस एक्सपेक्टेशन को मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है. दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ समथिंग स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट वी कैन डू इज लाइक, इसको मेरे को अगर यहाँ पे समझाना है तो दिस इज जस्ट फॉर्मूला. दिस इज वेरिएंस ऑफ लेट्स से मेरे पास कुछ रैंडम वेरिएबल है y. सो दिस इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर. सो दिस इज माई एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y का होल स्क्वायर. तो हमको ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी थी. दिस इज माय एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर. सो दिस इज माय एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर ओवर हियर. तो दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ y को मैं इसको माइनस उठा के मैं यहाँ पे ले आया हूँ, तो ये वाली वैल्यूज उठ कर मेरी यहाँ पर आ गई है. सो this is what we are having. So this is variance of y. So this is variance of y जो हमने बोला था sigma square. This is unknown variable. And what is this expectation of y bar? So this is expectation of y. So this is our expectation of y का whole square. So what is y? So this is y is just an beta naught hat plus beta 1 hat xi. So जो सिंपल हमारा y bar था, this is my y bar. तो उस वैल्यू को मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया. So this is our simple formula. Again going for this value. तो इसके लिए भी मैंने वही करा. दिस इज हाउ व्हाट वी कैन गो इज दैट समेशन ऑफ दिस इज वेरिएंस ऑफ दिस इज माय वेरिएंस ऑफ सैम्पल्ड वैल्यूज. सो दिस इज माय सैम्पल्ड वैल्यूज. तो आपको पिछले सेमेस्टर में याद होगा व्हेन वी आर हैविंग सैम्पल्ड वैल्यू, तो सैम्पल्ड वैल्यू का सिग्मा स्क्वायर जो था, सॉरी वेरिएंस जो था सिग्मा स्क्वायर बाय n था. सो दिस इज आवर सिग्मा स्क्वायर एंड अगेन दिस इज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ y over here and its whole square. So this is just one simple formula. So what we get over here is this syy is, when solving this equation, we'll get n minus 1 sigma square beta 1 square sxx. So this is how we can get the sigma square available here. Then the remaining item, so what we are having, the remaining item is this, the expectation of sxx. So here we have to calculate this expectation of beta 1 sxx. This is variance of x. So this is variance of x into expectation of beta 1 whole square. So this is this is my minus over here. So what can I do? This is okay, fine. So this is expectation of xxx. So what we can do is that sxx, then this is beta 1. So this is beta 1 का expectation मैं last semester में finally calculate कर रख चुका था. So this is an expectation of beta 1 hat. So here we can write this is an expectation of beta 1 hat square over here. So this is my SS residual. So हमको जो SS residual का formula मिला, तो what we can identify this unknown variable sigma square is equals to SS residual, expectation of SS residual upon n minus 2 is equals to that is our mean square residual. So this is my mean square residual. So this is our formula. So what is this n minus 2? So when we are having n number of variables available, fine. So when we are considering the n number of variables, so n number of instances available is like 1 2, yeah, हम बोल सकते हैं n number of rows available. So and we are having two equations available here. So what we have, one equation is expectation of the summation of ei is equals to 0, and second one is summation of ei square ei xi is equals to 0. आप लास्ट सेमेस्टर में चेक करिएगा, हमारे पास हमने ये दो इक्वेशन देखी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ दिस लीनियर रिग्रेशन. सो व्हेन वी हैव टू इक्वेशंस एंड वी आर हैविंग n नंबर ऑफ variables available, so what we can identify is that we can identify this residual is equals to we require at least two number of ei values. So what we can do is that out of n values
वी फिक्स आवर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू n-2, क्योंकि हमको दो वैल्यूज जो है, दो वैल्यूज इन इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए लगेगी, बाकी सारी हमारी इंडिपेंडेंट रहेगी. सो दिस इज आवर डिग्री ऑफ फ्रीडम ओवर हियर. सो वी आर गोइंग फ्रॉम जस्ट क्विक रिव्यू. देन वी आर हैविंग we have to identify whether we are going for in good direction or in bad direction. So first, as our assumption is that we consider our relationship is linear relationship. So our relationship is linear, that is y equals to beta naught plus beta 1 x. So उस इक्वेशन में बीटा 1 क्या था हमारे पास, that beta 1 is equals to the slope of line. So when we are considering this linear assumption that our line is linear, so if beta 1 is equals to 0, then we can say that there is no relationship, otherwise we can say that this relationship is linear. So we had created two hypotheses. First is null hypothesis, this is h naught, which says that there is no linear relationship, that is our slope of that line is 0, that is this is slope of line, my line is 0, otherwise beta 1 is not equals to 0, that is we are having some slope available for this line, that is we have a line is equals to y equals to beta naught plus beta 1 x. Now, so we have to check whether this is equals to true or not. So we are having some equation of beta 1 hat. So this is my beta 1 hat equation. So this is xi minus x bar into yi minus y bar. So because y bar is just constant, so we have removed over there. Then upon this is upon variance of x, this is sxy and this is sxx. So this is covariance of xy and this is variance of xy. So this is यहाँ पर मेरा y minus y bar था जो constant था, हमको कोई वैल्यू कैलकुलेट नहीं करके दे रहा था. अगेन दिस वैल्यू इज अगेन कांस्टेंट, ये वैल्यू चेंज नहीं होती, तो वी कैन से दैट दिस इज सम कांस्टेंट वैल्यू. सो दिस इज एंड दिस आर नॉट रैंडम वेरिएबल्स, सो दिस वाइज आर रैंडम वेरिएबल. सो दिस इज अगेन कांस्टेंट वैल्यू. सो वी आर हैविंग बीटा 1 which is directly proportional to our yi. Now, so we can say that again we are having that we had identified over there that this beta expected beta i's are normally distributed with mean equals to beta 1 and variance equals to sigma square upon sxx. ये हम लोग identify कर चुके थे. Then so when we are converting this beta 1 distribution to standard normal distribution, what we can do is that we put we have to normalize this value. So we have normalized this value by our variance over there. So we'll get the variance is equals to 1. Then we have to go for this value, this mean is equals to 0. तो हम हमारा जो estimated value था उसमें से हमारे पास ये mean जो है उसको हम minus कर देंगे. So this is my beta 1 hat minus beta 1. So this is my standard normal distribution. So again this is how we can check our values. Now we have to check whether the line is linear or not. So if we consider that line is not a linear or no linear relationship exists over here, so this value might be 0. Fine. तो अगर ये वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास आउटपुट जो होगा वो इतने का आएगा. अगर ये वैल्यू हमारे पास 0 नहीं होती तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है और वो थोड़ा सा और छोटा होगा. सो अब हम क्या कर सकते हैं, इन वैल्यूज़ पर हम चेक कर सकते हैं कि हमारी वैल्यूज़ कितनी सही हैं और कितनी गलत हैं. सो दिस इज इफ आर एच नॉट इज इक्वल्स टू 0, so our z distribution is equals to beta 1 hat upon this variance under root of, so this is standard deviation. So one, while calculating these values right from your z table, so this z value, this absolute z value, either it is negative or positive, we are not aware of this. So if this z value is greater than this are hypothetical value, so this is alpha, that we have considered in our type 1 error. So this is alpha and these are the some betas available. So type 1 error and type 2 error. So this zeta, तो इस वैल्यू को z की टेबल में अगर हम इसको कंसीडर करेंगे तो ये वाली वैल्यू अगर इस टेबुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो है नल हाइपोथेसिस जो है वो गलत है. अदरवाइज यहाँ क्या होता है, यहाँ पे कुछ वैल्यू आती और z की वैल्यू यहाँ पर छोटी हो जाती, और जब z की वैल्यू छोटी हो जाती तो ये हमारी ये वाली जो वैल्यू है इस हाइपोथेटिकल वैल्यू से छोटी होती. इसका मतलब ये था कि हमारे पास h नॉट जो था वो कुछ नहीं था. सो वी कैन से दैट दिस इज एन
our hypothesis is wrong. Then again, अब हमारे पास दिक्कत क्या होती है कि इस वाले फॉर्मूले में हमने स्टार्ट करा था दैट वी हैव अननोन वैल्यू दैट इज सिग्मा स्क्वायर. अगर हमारे पास छोटा डेटा है दिस इज फाइन. अगर हमारे पास डेटा बड़ा है सो व्हाट वी कैन से दैट दिस वैल्यू इज अननोन फॉर अस. सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग दिस अननोन वैल्यू व्हाट वी कैन से दैट वी कैन रिप्लेस दिस सिग्मा स्क्वायर बाय हमने जो एक्सपेक्टेशन निकाला था दिस इज बाय एम एस रेसिडुअल. सो वी आर हैविंग मीन वैल्यू ऑफ एस एस रेसिडुअल. सो वी आर हैविंग एस एस रेसिडुअल. सो दिस इज आर एस एस रेसिडुअल अपॉन एन माइनस टू. सो दिस इज आर एस एस एम एस रेसिडुअल. दिस इज मीन स्क्वायर्ड रेसिडुअल. सो दिस इज मीन वैल्यू एंड दिस इज जस्ट एन सम ऑफ स्क्वायर्ड. सम ऑफ स्क्वायर्ड के ऊपर एन माइनस टू कर दिया क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम एन थी. फाइन. सो this is how we calculate our t distribution. So this will converge into our t distribution. Instead of giving z, why we are not going for z? Because this sigma square is unknown for us. So जब हमारे पास unknown था तो हम इसको हमारे कैलकुलेशन में नहीं ला सकते थे. तो इंस्टेड हमने एस एस रेसिडुअल कैलकुलेट कर लिया था और जब एस एस रेसिडुअल कैलकुलेट कर लिया था तो हमारे पास एम एस रेसिडुअल भी था. सो व्हाट वी कैन हैव इज एम एस रेसिडुअल. तो इस सिग्मा स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे. सो दिस इज आवर टी स्टैटिस्टिक्स. अगेन जैसे z टेबल होती है वैसे ही t टेबल थी. तो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में हम हमारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे. सो then again what we are going so this beta 1 is we can say that this beta 1 is normally distributed with mean beta 1 and this is our standard deviation. So converting it again to normal distribution, standard normal distribution. So ये हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ ही गया था जो हमने लास्ट क्लास अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा था. देन अगेन वी आर हैविंग n माइनस टू. हमने ये भी कैलकुलेट करा था. दिस इज n माइनस टू. सो दिस इज व्हाट वी कैन से दैट सिग्मा स्क्वायर माइनस n माइनस टू. सो इसको हमने उठा के सीधा ऊपर लाएं. सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन एम एस रेसिडुअल अपॉन सिग्मा स्क्वायर अपॉन n माइनस टू और वी कैन से दैट एस एस रेसिडुअल. सो दिस फॉलोज योर chi square distribution with degree of freedom n minus 2. So ये कैसे आता है हमारे पास? So इसका जस्ट फॉर्मूला हमारे पास है. लेट से हमारे पास कोई एक वेरिएबल है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है दैट इज e is some variable that follows normal distribution with zero mean, that follows zero mean and some वेरिएंस अवेलेबल हियर. सो मेरे को वेरिएंस मेरा जो है 1 लाना था. ये मेरा वेरिएंस मेरे को यहाँ 1 लाना था. सो व्हाट वी कैन डू इज दैट मैं ये हमारा जो वेरिएंस था इस वेरिएंस को उठा के यहाँ ले आया. सो दिस इज e अपॉन आवर स्टैंडर्ड डेविएशन फॉलोज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद जीरो एंड मीन. नाउ अब इसको अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ दैट इज स्क्वायर ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल अपॉन दिस वेरिएंस जस्ट फॉलोज आवर chi square distribution. Fine. So this is my chi square distribution with degree of freedom 1. Now अब इस e स्क्वायर, ये जो हमारा e स्क्वायर था, इस e स्क्वायर में मेरे पास n नंबर के वेरिएबल्स आ रहे थे. यहाँ पर मेरे पास एक वेरिएबल था. इफ वी आर हैविंग n नंबर ऑफ वेरिएबल्स, सो दिस इज माय समेशन ऑफ ei. सो दिस इज माय समेशन ऑफ ei. So this is summation of ei is this equals to ss residual. So this is my ss residual upon sigma square. So this is ss residual upon sigma square converges to your chi square with degree of freedom n minus 2. अब इस ss residual को हमने क्या लिखा था? This is ss residual upon n minus 2 is equals to ms residual. ठीक है, तो मैं n minus 2 को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ यहाँ पर. तो दिस इज माई ss रेसिडुअल इज जस्ट ss रेसिडुअल इज रिप्लेस बाय ms रेसिडुअल इनटू n minus 2. तो ये मेरा ss रेसिडुअल मेरा हट गया. तो यहाँ पे क्या आया? दिस इज ms रेसिडुअल इनटू n minus 2. सो दिस इज माई ms रेसिडुअल इनटू n minus 2 दैट फॉलोज आवर chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये कुछ सिंपल फॉर्मूला है. लेट इज some data that follows your normal distribution with zero mean and some variance. सो उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है. सो हम उसका वेरिएंस यहाँ पर ले आएंगे. तो दिस इज माय स्टैंडर्ड डेविएशन. सो दैट फॉलोज योर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और इन दोनों का हम वापस स्क्वायर कर देंगे. तो दैट फॉलोज योर chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन. अगर एक वेरिएबल है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1. अगर मेरे पास n नंबर ऑफ वेरिएबल है तो दैट फॉलोज n minus 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम. ये आपको पता होना चाहिए था. आई थिंक आपने स्टैटिस्टिक्स में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा. फाइन. Again, let's say
ए फॉलोज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारा ये था, दिस इज ए फॉलोज आर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड बी फॉलोज आर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n। अगर हमारे पास ये दो डिस्ट्रीब्यूशन है, सो व्हाट वी can say that a upon under root of b by n, so this is what is n here, so this is n is its degree of freedom, so this is b of n follows a t distribution with degree of freedom n, so we can say that this, तो मैं क्या करूँगा, this upon this follows your t distribution with degree of freedom, तो यहाँ पर मेरे पास degree of freedom कितनी आ रही है, this is n minus 2, so this follows my degree of freedom n माइनस टी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ मैं क्यों लाया, यहाँ मैं इसलिए लाया कि यहाँ पे मेरे पास जो सिग्मा स्क्वायर था वो सिग्मा स्क्वायर अननोन था, तो जब सिग्मा स्क्वायर अननोन था तो मेरे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन आया, दिस इज माय टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पिछली स्लाइड में जो हम चेक कर रहे थे कि यहाँ पर ये टी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आया, तो ये टी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कुछ ऐसे आया, सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट आर टी डिस्ट्रीब्यूशन अराइजेस। सो हमारे पास ये कुछ फॉर्मूलेज हैं और ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आया। फाइन, सो अगेन अगर हमारी नल हाइपोथेसिस है, इसका मतलब ये है कि हमारा बीटा 1 जो है वो 0 है, सो दिस इज अंडर h नॉट, आर टी डिस्ट्रीब्यूशन इज जस्ट इक्वल्स टू दिस। सो अगर हमारी ये वैल्यू जो ये वाली वैल्यू है, ये वैल्यू tabulated value, so this is my tabulated value, so this is what alpha, this alpha is our confidence level जो हमने निकाला था, this is हर बार हमने निकाला था 0.05 and so on, हमने 95% कॉन्फिडेंस से निकाला था, so this is my confidence level, so this is alpha by 2, so this is 0.05 by 2, so हमारे पास आ गया 0.025 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हमारी दिस इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आपको एक टेबल मिल जाएगी, तो इस टेबल में आपके पास यहाँ पर अल्फा बाय 2 की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएगी, वो वाली वैल्यू आप टी वैल्यू से यहाँ कैलकुलेट कर लें, अगर ये वाली वैल्यू उससे बड़ी है इसका मतलब हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करेंगे, ये हम लोगों ने पिछले सेमेस्टर में पढ़ लिया था। देन अगेन कम्स दिस इज अनोवा टेबल, सो इन केस ऑफ अनोवा टेबल हमारे पास क्या था, हमारे पास तीन चीज़ें थी, दिस इज आर ओरिजिनल वाई फंक्शन, दिस इज आर मीन ऑफ वाई एंड दिस इज आर estimated y, so this is our estimated y, so अब हमारे पास ये एस रेसिडुअल जो था वो हमारे पास अनडिफाइंड पार्ट्स था, so हमारे पास टोटल वेरिएशन कितना आ रहा है, दिस इज आर टोटल वेरिएशन। फाइन, मतलब ये हमारे पास y बार था और ये मेरा y बार था, दिस इज माय y की वैल्यू, तो इन दोनों के बीच का ही वेरिएशन को हम यूजुअली कैलकुलेट करते हैं, तो दिस इज आर y बार, जो हमने एक्सपेक्टेशन उस एक फॉर्मूले में यहाँ से हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन आ रहे थे, यहाँ पे ऐसे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन आ रहे थे, उसमें से हमने लिखा था दिस इज वाई बार, सॉरी दिस इज म्यू वाई, तो दिस इज माई म्यू वाई इज जस्ट वाई बार, और यहाँ पर हमारी ये वैल्यूज यहाँ पर रेंज हो रही थी। फाइन, पिछले कुछ स्लाइड में हमारे पास ये था, तो दिस इज आर टोटल वेरिएशन, दैट इज y से y बार का, सो दिस इज आर टोटल वेरिएशन। इसके बीच में हमारा y कहीं यहाँ या यहाँ एस्टिमेट हो रहा था, सो दिस इज आर जस्ट आर SS रेसिडुअल, सो व्हाट वी कैन से दैट राइट फ्रॉम दिस लाइन, सो दिस लाइन सेज दैट y is equals to beta naught plus beta 1x plus some errors, some random errors, then our estimated is just y bar, so y estimated y is equals to estimated beta naught plus estimated beta 1x. So what is our total variation? So this is our total variation, this is squared of these values are total variation, or this is squared value of this is our total variation. Now जिस पे हमने हमारा लॉस फंक्शन बनाया था, now what about the unexplanation part, unexplained variation, so this is my unexplained variation, so what we can say that yi minus yi is just equals to, so this difference is equals to this difference plus this difference, so this total difference is equals to sum of these two differences. Fine, so again this yi minus y bar, this is my overall difference, how we can calculate is, so when we are going for overall variance, so when we are taking the square root of this value, so when we are taking the square root of summation and square root of value, so right from this equation what we can do is that हमने स्क्वायर लिया, देन बोथ साइड पर हमने समेशन लिया, क्योंकि हमारे पास हर एक y की वैल्यूज ले रही है, तो हर y की वैल्यूज ले रही है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जस्ट सिंपल वेरिएशन
इन yi's का समेशन ले रहे हैं. सो व्हाट वी कैन से दैट दिस SST जो मैंने यहाँ पे समझाया था, दिस इज माय SS total, this is my sum of total variations, this is SS total is equals to what we are having, this is SS residual, so this is my SS residual plus SS regression, जो हमारा SS regression था. इतना फॉर्मूले को आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं. व्हाट वी कैन से दैट दिस इज SS total, टोटल का जितना सम स्क्वायर ऑफ टोटल इज इक्वल्स टू SS regression, दिस इज माय SS regression, this is my SS regression and this is my SS residual. So this is just a simple formula over here. Now so हमने ये ANOVA टेबल देख ली थी. So we are having some source of variation available over here. So this is regression में हमारे पास degree of freedom कितनी थी, एक ही थी. So this is my degree of freedom. SS residual की degree of freedom हमने निकाली थी n-2. इन दोनों को सम कर देंगे तो this is my SS residual is just is equals to n-1. सो एग्जाम्पल हमने एक फॉर्मूला हमने जब कैलकुलेट करा था, मैंने एक एग्जाम्पल जो शुरुआत में दिखाया था, ये उनकी वैल्यूज थी. सो दिस इज जस्ट एन क्विक रिव्यू. सो दिस इज माय SS regression, दिस इज माय SS residual, दिस इज SST, देन दिस इज MS regression, MS residual एंड दिस इज माय F स्टेटिस्टिक्स. हमारे पास T स्टेटिस्टिक्स था, हम या तो T स्टेटिस्टिक्स पे काम कर लें या F स्टेटिस्टिक्स पे काम कर लें. सो दिस इज माय F स्टेटिस्टिक्स वैल्यू, और टेबल से हम जब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये वाली वैल्यू. तो अगर मेरी ये F की वैल्यू टेबलेटेड वैल्यू से ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि हम बोल सकते हैं कि हमारा जो लाइन है वो लीनियर लाइन है, बीटा नॉट हमारा जीरो यहाँ पर नहीं हो रहा है. दिस इज हाउ व्हाट वी कैलकुलेट. अगर आपको इतना नहीं करना तो आपके पास ANOVA की वैल्यू है, और हम जब कैलकुलेट करेंगे, जब पाइथन में इसका कोड लिखेंगे तो हमारे पास सीधे सीधे ANOVA टेबल आ जाएगी, जिस पे आप इस वैल्यू को और इस वैल्यू को कंपेयर कर लेंगे तो आपको सिंपली वैल्यूज मिल जाएंगी कि वेदर अ लाइन अजम्पशन इज ट्रू और नॉट. सो हमको इतना डीप में नहीं जाना है कि वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें. दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट अ डिफरेंट वैल्यूज ओवर हियर. So again next what we are going for this coefficient of determination, this is our R square value. So this is SS regression upon SS total, or we can say that 1 minus SS residual upon SS total. So ये values हमने ANOVA table में calculate कर ली थी. So this is our total value. So it signifies that whether our model is right or not. So if you are having 80% or value, this value lies between 0 to 1. So if it is equals to 0.8, so we can say that टोटल 80% ऑफ वेरिएबिलिटी इज एक्सप्लेन्ड आवर मॉडल. सो हमारा टोटल वेरिएंस में से 80% तो वेरिएबल को कैलकुलेट कर रहा है. सो दिस इज वी कैन से दैट आवर मॉडल इज प्रीटी गुड ओवर हियर. नाउ अब हमारा सेमेस्टर, इस सेमेस्टर का कोर्स स्टार्ट होता है. सो what is multiple linear regression over here? So we can say that a multiple linear regression when we are having more than one regressor variable available for us. So what we can say that a line is equals to, this is beta naught plus beta 1 x, beta 1. So ये आइस को अभी मैं छोड़ रहा हूँ, एक एक इंस्टेंस को छोड़ रहा हूँ. सो दिस इज माई वाई इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 अप टू बीटा k माइनस 1 x माइनस 1 प्लस एप्सिलॉन. सो दिस इज आर जनरल फॉर्म. हमने अभी तक क्या कैलकुलेट करा था, हमने अभी तक यहाँ कैलकुलेट करा था, हम बाईवेरिएट केस पे चल रहे थे. नाउ अब हमारे पास इतने सारे वेरिएबल्स और आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं की नंबर ऑफ वेरिएबल्स अवेलेबल हियर इज. So we can say that our assumption starts with this is this model is assumed to be linear, and we have k number of we are having k number of betas, and these betas are unknown. अभी तक हमने क्या करा था, दो बीटा निकाले थे, बीटा नॉट एंड बीटा 1. now we have to calculate k betas available right from 0 to k minus 1. so we are having k unknown betas available and we have to calculate now. So instead of going this overall form, what we can say that we can go for this vector form. So this is y. So y is equals to, यहाँ मेरा इंस्टेंस हटा देता हूँ, तो this is y is equals to x beta plus epsilon. So this is my epsilon. So what how I can write is, this is my y. So this is my y. So this is y1, y2, y3 up to, let's say we are having n number of instances. So this is y1 up to by n number of instances available. Then we are having x. So we are having again x. now अब मेरे को ये बताएं कि ये जो x है
ये वेक्टर होगा या मैट्रिक्स होगा? सर मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स सर होगा। मैट्रिक्स। क्यों होगा? Okay, fine. So this is my matrix available over here. So this assume for this is let's say this is x1 की सारी एंट्रीज यहाँ पर आएंगी, x2 की एंट्रीज यहाँ पर आएंगी, और दिस इज xk-1 की वैल्यूज मेरे पास यहाँ आएगी. नाउ हियर इट कम्स माय x नॉट. तो हमने इनिशियली शुरुआत में जब मैंने बताया था तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, दिस इज x नॉट. तो यहाँ पे मैं x नॉट लिख देता हूँ. फाइन. तो यहाँ पर जब मेरा मैट्रिक्स बनेगा तो मैं पहली लाइन को क्या करूंगा, 1 1 लिखना चालू करूंगा. समझ में आया? क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर जिसे एक्स बीटा लिख रहा हूँ. अदरवाइज मुझको क्या करना पड़ता है, y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस एक्स बीटा. सो इंस्टेड क्या करूँ, मैं एक और वेक्टर बना लूँ जिसकी वैल्यू सिंपल 1 बना लूँ. सो दिस इज माई मैट्रिक्स एंड नाउ अगेन दिस इज माई बीटा वेक्टर available here. So this contains, this is again an vector. Fine. यहाँ तक समझ में आया? This is an implementation part. Now अब बीटा को एस्टिमेट कैसे करें? तो मेरा फॉर्मूला था y इक्वल्स टू एक्स बीटा. या तो मैं x बीटा कर देता या फिर मैं लिख सकता था बीटा ट्रांसपोज x. आपको जो अच्छा लगे आप वैसा लिख लें. फाइन. अगर मैं बीटा ट्रांसपोज x करता तो मेरे पास ये बीटा यहाँ पर इसका ट्रांसपोज आ जाता. सो दिस इज बीटा ट्रांसपोज. आपको जैसा फॉर्मूला अच्छा लगता है वैसा फॉर्मूला यूज करें. नाउ हाउ टू एस्टिमेट. सो दिस y इज इक्वल्स टू एक्स बीटा. तो मैं क्या कर सकता हूँ, बीटा एस्टिमेट करना है तो मैं बीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख दूँ, एक्स इनवर्स y. दिस इज फाइन. हमने जो इतनी बड़ी y के फॉर्मूले निकाले थे या बीटा नॉट और बीटा 1 के फॉर्मूले निकाले थे, तो हमारा सिंपल फॉर्मूला ये हो गया. हम वो इतने गंदे गंदे फॉर्मूले निकाल रहे थे, इससे अच्छा तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई. सो मेरा बीटा नॉट क्या होगा, हमको जो एस्टिमेट करना था. सो माई these are my beta is equals to my x inverse and this is my y. अब इसका सिर्फ मल्टीप्लाई करते जाएं. इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर एक सिंपल एक वेक्टर आ जाएगा. दिस इक्वल्स टू माय वेक्टर, और यहाँ से उसकी वैल्यू मैप करते जाएंगे. दिस इज फर्स्ट वैल्यू इज फॉर दिस फर्स्ट वैल्यू, यहाँ की सेकंड वैल्यू इज इक्वल्स टू दिस सेकंड वैल्यू. सो दिस इज जस्ट सिंपल, इजंट इट? इसमें कोई प्रॉब्लम है इतने नो में? सर. तो ये सिंपल है, ये तो ज्यादा सिंपल लग रहा है ना? यस सर. है ना, हमको सिर्फ एक्स इनवर्स ही तो निकालना है. पर एक प्रॉब्लम आती है वो यहाँ पर एक्स इनवर्स निकालने में. क्या प्रॉब्लम होगी मेरे को बता सकते हैं? एक्स इनवर्स निकालने में क्या प्रॉब्लम होगी? आपने लास्ट सेमेस्टर में लीनियर अलजेब्रा पढ़ा है. मेरी इतनी माथाफोड़ी खत्म हो जाएगी अगर आपने बता दिया एक्स इनवर्स निकालने में क्या प्रॉब्लम होगी. नंदिनी बैठी है क्लास में? यस सर बैठी है. हाँ बैठी है, तो बताएं मिस टॉपर कि यहाँ पर एक्स इनवर्स निकालने में क्या प्रॉब्लम होगी. सिंपल सा लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है. सॉरी सर नहीं पता. अरे नहीं पता, सिंपल सा क्वेश्चन है. किसी एक मैट्रिक्स का इनवर्स कब निकल सकता है? एनीवन? तो जब वो सिंगुलर हो. गुड. वो मैट्रिक्स हमारा सिंगुलर हो, है ना? या वो तो क्या हम श्योर हैं कि ये हमारा एक्स इनवर्स सिंगुलर है? इज दिस एक्स इज इन्वर्टिबल फॉर अस? नहीं. क्यों? अगर मैं इस x की जगह एक मैं स्क्वायर मैट्रिक्स ले आऊं तो क्या स्क्वायर मैट्रिक्स मेरा इनवर्स हो पाएगा? अगर मैं किसी मैट्रिक्स को स्क्वायर ले लूं तो क्या वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा? लेट्स से x स्क्वायर. सो व्हाट वी कैन डू इज दैट सिंपल. मैं बहुत बड़ा इसके इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं जा रहा, तो मैं वापस यहाँ पर आ रहा हूँ. फाइन. इस जगह पे, क्योंकि ये मेरे पास पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि मैं बता देता हूँ. दिस x इज जस्ट एन m क्रॉस n मैट्रिक्स. फाइन. सो दिस इज माय m क्रॉस n मैट्रिक्स.
So we are having what we can say that it contains m number of rows. Let's say it contains m number of rows, and so we are having n number of rows. We are having some number of attributes available. So let's say we are having n number of attributes, and what is the condition with us is that this m is too much greater than n, है ना। मेरे पास कितने एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं? लेट्स से मैं अगर आपकी क्लास का एक डेटाबेस बनाऊं, है ना, तो आपके कितने फीचर्स निकाल सकता हूं? अगर आपका मैं नाम लिखूंगा, रोल नंबर लिखूंगा एंड सो ऑन, तो मेरे पास 6 एट्रीब्यूट, 7 एट्रीब्यूट, 8 एट्रीब्यूट, एटमोस्ट 10 एट्रीब्यूट, फाइन। अब वो पूरे कॉलेज का हो गया, तो मेरे पास कितने हो गए? 6000। तो मेरा मैट्रिक्स कितना बना? 6000 क्रॉस 10 का। तो क्या ये मैट्रिक्स मेरा इन्वर्टिबल होगा? ऑफ कोर्स नॉट, फाइन। क्यों ऑफ कोर्स नॉट? क्योंकि फिर आप जाओ उस चीज पे, आपने रो स्पेस कॉलम स्पेस पढ़ी हुई है, थोड़ी बहुत याद आ रही है आपको? रो स्पेस कॉलम स्पेस। मैंने पिछले सेमेस्टर में आपको एक असाइनमेंट भी दिया था, उस असाइनमेंट में बोला था कि मेरे से मैंने यही कुछ फॉर्मूला आपको असाइनमेंट में दिया था, और शायद आदित्य को बोला भी था कि मुझको पूछ लेना कि हम इस पे क्यों जाते हैं। यस सर। हाँ, तो ये वो मेरा वो असाइनमेंट का वो क्वेश्चन अब यहाँ पर आया। दिस इज माय मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। सो अब क्योंकि मेरे पास m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तो मेरे पास इक्वेशंस कितनी बन रही है? मेरे पास अननोन वेरिएबल्स कितने हैं? मेरे पास n नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स है। मेरे पास इक्वेशन कितनी बन रही है? m नंबर ऑफ इक्वेशंस बन रही है। तो मेरे पास क्या एग्जैक्ट सॉल्यूशन आएगा? नो सर, मेरे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स कम है और मेरे पास नंबर ऑफ रोज ज़्यादा है या नंबर ऑफ इक्वेशंस ज़्यादा है। तो जब मेरे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस ज़्यादा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि मेरे पास कुछ वेरिएबल्स जो होंगे वो मल्टीपल वैल्यूज रख सकते हैं, है ना। दीज आर द मल्टी वैल्यूड वेरिएबल्स। सो ये बीटा क्या हो सकता है मेरे पास? मल्टी। तो मेरे पास ये सॉल्यूशन नहीं था। एक तरीका समझाने का ये हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि मेरा x इन्वर्टिबल नहीं है। मैं हर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होता। लेट्स से हम उसको भी छोड़ दें, मेरे पास m क्रॉस n का मैट्रिक्स, हमने अभी कॉलेज के हिसाब से लेके चले, तो मेरे पास ये हुआ मान लीजिए 6000 क्रॉस 10 का मैट्रिक्स। अब इतना बड़ा मैट्रिक्स का मेरे को अगर इन्वर्ट निकालना है, तो सबसे पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट निकालने के फॉर्मूले कहाँ तक एग्जैक्टली अवेलेबल है? अगर वो मैट्रिक्स 5 क्रॉस 5 का है, तो उसके आगे क्या हमारे पास इनवर्स निकालने के फॉर्मूले एग्जैक्टली अवेलेबल हैं? आप लोगों ने भी कैलकुलेट करा होगा इनवर्स या। सो एग्जैक्टली इन केस ऑफ लीनियर अलजेब्रा आई कैन से दैट एग्जैक्टली 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स के आगे मेरे पास डिटर्मिनेंट निकालने का फॉर्मूला ही अवेलेबल नहीं है। जब डिटर्मिनेंट ही नहीं निकाल पाऊंगा तो मैं इस मैट्रिक्स का इनवर्स तो बहुत मुश्किल है, isn't it? तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। ये मेरा रेक्टेंगुलर है, मैं इसको रेक्टेंगुलर को मैं स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। सो व्हाट वी कैन से दैट एग्जैक्टली अगर ये m क्रॉस n इतना बड़ा हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम मशीन लर्निंग पे जाके ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं, पर हम उसको अभी छोड़ रहे हैं, वो आपका नेक्स्ट या नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा। तो ये पॉइंट फिर याद रखना कि मेरे पास 6000 क्रॉस 10 का मैट्रिक्स आ रहा है, तो उसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा। सो विल गो फॉर दिस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, हम उसको छोड़ देते हैं। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू x इनवर्स। So what we can do is that we can multiply both side x transpose. So this is x transpose and this again x transpose x, and this is beta. अब इस x transpose x को उधर लेके चलो, तो मेरे पास मान लो ये 2 क्रॉस 3 का ही मैट्रिक्स है। चलो कोई भी एक मैट्रिक्स है, लेट्स से दिस इज अगेन एन वेक्टर। सो ये मेरे पास इतना बड़ा एक मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लाई मैं इसके ट्रांसपोज में कर देता हूँ, तो ये मेरे को क्या देगा? ये मेरे को स्क्वायर मैट्रिक्स दे देगा, isn't it? So this x transpose x returns me an inverse matrix, sorry, square matrix. So this is how we can calculate our beta naught. So what is the formula of beta naught? This is x transpose x whole inverse x transpose y. अगर आप कभी भी फॉर्मूला भूल जाएं, कुछ नहीं करना है, ये वाला फॉर्मूला उठाएं, जैसे वी हैव टू एस्टिमेट बीटा नॉट। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट y इक्वल्स टू x बीटा हेड। इसमें दोनों तरफ x ट्रांसपोज x का मल्टीप्लाई कर दें। क्यों कर दें? क्योंकि ये मेरा मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है। तो मेरा मैट्रिक्स अगर स्क्वायर नहीं है, तो व्हाट वी कैन से दैट हम इन दोनों में x ट्रांसपोज x का मल्टीप्लाई कर दें, तो इट बिकम्स माय स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसको उठा के उधर ले जाएं, तो दिस इज माय
इनवर्स मैट्रिक्स, इजंट इट? ये कंफर्टेबल है इतने फार्मूले में? कुछ नहीं करा मैंने, सिर्फ लीनियर अलजेब्रा को इधर उधर करा, जो आप लोगों ने नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। सो हमारा वाई रेसिडुअल क्या हुआ? अगेन मेरे पास अगेन एस एस रेसिडुअल था, तो दिस इज माय एस एस रेसिडुअल। सो दिस इज समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर, सो जिसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में क्या लिखूंगा, क्योंकि अब हम मैट्रिक्स पे जा रहे हैं। सो दिस इज ई ट्रांसपोज टी, sorry, E transpose into E, or we can say that y minus y head transpose y minus y head. So this is just a matrix implementation, बहुत easy implementation है, कोई ज़्यादा बड़ा है नहीं. So this is how our y residual, so this is SS residual is just equals to y transpose y, इसका multiplication है minus 2 beta head x transpose y into beta estimated beta transpose x beta. So this is just an SSS residual. आपको यहाँ पर y transpose का फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख दें तो आपको ये वैल्यूज यहाँ पर मिल जाएंगे. So this is just a simple algebra over here. Now again तो क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस. तो अब आप क्या करें, मैं नेक्स्ट क्लास में टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस पढ़ाऊंगा. मैंने आज जितना पढ़ाया ना उसको ऑनेस्टली पढ़ लेना, क्योंकि उसके आगे का आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा. मैं यहाँ पे सिर्फ मेरा क्या बोल सकते हैं, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन तो यहाँ खत्म हो गया है, पर उसके अंदर की जो प्रॉब्लम्स है ना वो मेरे को आज यहाँ से इंक्लूड करना, समझाना है. हमारा सिलेबस कोलिनियरिटी और उसके आगे चालू होता है. तो आप यहाँ तक, दिस इज टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, एक बार घर पे जाके पढ़ लेना. व्हाट इज द अनोवा टेबल, राइट, ओनली फॉर योर बाईवेरिएट केस. जितना मैंने आज पढ़ाया है, मैं आपको टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस से नेक्स्ट क्लास में पढ़ाना चालू करूंगा. तो एक बार काइंडली एक बार प्लीज पढ़ लेना, अदरवाइज बिल्कुल समझ में नहीं आएगा. फाइन? यस सर. और कोई प्रॉब्लम हो तो Yes, अभी पूछ लो, वरना बिल्कुल समझ